स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 5। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो होता कैसे है और ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ही फॉलो करता है, इसको प्रूफ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि यहाँ पर जो अदर टू पॉसिबल मैकेनिज्म्स हो सकती थी, दैट इज कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, वो क्यों नहीं होता है वो भी जानना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से, कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लंबी वीडियोस रहती है, हमें खुद पता है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि वो चैप्टर, वो टॉपिक पढ़ने के बाद अब आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना रहे। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप क्लास 12th में, अगर आप टीजीटी या पीजीटी तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया, मतलब इट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, वो भी इस लेवल तक का पूरा कवर करेगा, इवन बीएससी तक भी। हाँ, अगर आप नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपका सिर्फ बेसिक बनाएगा, इसके बाद आपको और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी बात हर वीडियोस के लिए है। इतना पढ़ लिया तो लाइव जिंगा लाला, बस उसके आगे नहीं पढ़ना है। लेकिन आप अगर सीएसआईआर नेट जीआरएफ के लिए पढ़ रहे हो तो इट विल बी बेनिफिशियल जस्ट टू बिल्ड योर बेस। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। जब डीएनए की बात करी तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक डॉटर डीएनए स्ट्रैंड से दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने हैं हम लोगों को। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात यह आती है कि सर ये होता कैसे है? तो ये होने के क्या क्या तरीके, पॉसिबल तरीके हैं। पहले तो बुक को किनारे छोड़ते हैं, हम लोग इसको एज अ एक्सपेरिमेंट खुद कर रहे हैं और सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। हम लोग बोल सकते हैं कि 2 डीएनए स्ट्रैंड से टोटल 4 डीएनए स्ट्रैंड मिल गए। ठीक है, 2 रुपए का एक सिक्के से 2-2 रुपए के 2 सिक्के मिल गए, ऐसे समझ सकते हैं। तो मान के चलते हैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उससे 2 डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनने हैं। तो है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देते हैं ऐसे क्या तरीके हैं, क्या तरीका हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ये जो पेरेंट है, येलो या पीला, पी से पेरेंट, पी से पीला, एज इट इज रहे। ठीक, और दूसरा जो डॉटर बने वो ऐसा बन जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है, खुद सोचो। वो कह रही कि सर एक तरीका और हो सकता है कि एक डॉटर रहे और एक पेरेंटल बन जाए, ऐसे। बिल्कुल हो सकता है भाई, ये 2 हो सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है कि सर जो डॉटर बन रहे हैं ऐसे। ठीक, उसी में जो, ठीक है, उसी में जो डॉटर का कंटेंट है वो ऐसे आ जाए। डॉटर का कंटेंट का मतलब डार्क कलर का जो बन रहा है वो ऐसे आ जाए। भैया कैसे आ गया? ये डार्क हो गया ऐसे। यही 3 पॉसिबल तरीके हैं। थोड़ी देर आप खुद सोच के देखो, क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही 3 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक को हम बोल दें कि पेरेंट जैसा था वैसा ही रहा, और इसको हमने बोला कंजर्वेटिव है। पेरेंट क्या है? कंजर्व रहा। तो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग बोलते हैं कि कैसा है? कंजर्वेटिव है।
दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में हुआ कि पेरेंट का केवल एक ही स्ट्रैंड कंजर्व रहा और दूसरा नया बना। पेरेंट का केवल एक ही स्ट्रैंड कंजर्व रहा, दूसरा नया बना। इसको हमने बोला कि आधा कंजर्व था, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, तो बड़ा आसान बात बोल रहे हैं सर आप। और तीसरा जो है, यहाँ पे पेरेंट जो है वो डॉटर के साथ डिस्पर्स है, डिस्पर्सिव। तीन ही तरीके जो हैं वो पॉसिबल है। बोलो भाई, तो कंपटीशन में आ गए तीन, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। बात यह आती है कि सर फिर क्या तीनों होते हैं या कोई दो होते हैं या केवल एक होता है? तो वॉटसन क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ही फॉलो होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ही फॉलो होता है। वॉटसन और क्रिक महोदय ने इस बात को बतलाया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव। प्रपोज किया, प्रूफ नहीं। प्रूफ किसने किया? प्रूफ किया मिशेल्सन एंड स्थाल ने 1958 में, जब वो ई कोलाई पे स्टडी कर रहे थे। ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट में प्रूफ किया टेलर ने, उन्होंने भी 1958 में प्रूफ किया, अलग कहीं दुनिया में स्टडी कर रहे थे। और वो स्टडी कर रहे थे विसिया फावा पे, विसिया फावा पे। इन दोनों ने प्रूफ कर दिया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब जब प्रूफ कर दिया तो मन में आया कि सर कैसे कर दिया होगा ये बात। तो जो आपके कोर्स में है वो है ई कोलाई वाला मिशेल्सन स्थाल एक्सपेरिमेंट, टेलर वाला नहीं। टेलर ने क्या किया था, विसिया फावा का यूज किया। विसिया फावा एक तरह की फली होती है, हमारे यूपी लखनऊ साइड में उसको बाकला बोलते हैं। बाकला ऐसे सेम होती है, वैसे बाकला भी होती है, बस ठीक है। उसमें स्टडी कर रहे थे, वो वहां पे बतलाया। उन्होंने यूज क्या किया, उन्होंने थाइमिडीन यूज किया, T3। क्या यूज किया? T3, जो एक रेडियो एक्टिव था। जबकि बस इनकी बात खत्म हो गई। अब यहीं पे टेलर महोदय बात खत्म। अब हम लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट करने वाले हैं मिशेल्सन स्थाल ने। मिशेल्सन स्थाल ने प्रूफ करने के लिए यूज किया नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप N15। एक साल्ट लिया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और उसमें जो नाइट्रोजन था वो N15 टाइप का था। क्या था ये? हैवी आइसोटोप। क्या नहीं था? क्या नहीं था? N14 टाइप नहीं था। जो नॉर्मल है N14 वो नहीं था, N15 यूज किया, हैवी आइसोटोप यूज किया। पहली बात तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये हैवी आइसोटोप है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसको डेंसिटी ज्यादा है तो इसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। ये डेंसिटी को बेस बना के सेंट्रीफ्यूज होकर के सेपरेट होगा। नाउ यू कैन से दैट देयर इज अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे क्या होने वाला है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी, रेडियो आइसोटोपी नहीं करी है, ऑप्शन में आएगा, ध्यान रखना। रेडियो आइसोटोपी इससे पहले वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने जब हार्सी चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो वहां पे रेडियो आइसोटोप यूज किया था, ठीक है। कैसे किया सोचते हैं भाई। मान लेते हैं कि ये जो हमारा पेरेंटल डीएनए था, बहुत ध्यान से, ठीक है, अपनी ज्ञानेंद्रियों को जगा लीजिए कोई बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ के। वो कैसा था? वो था हैवी। कैसा था? N15 टाइप, N15 टाइप का। और जब बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो उसको कुछ फूड देंगे, फूड में मिनरल्स देंगे अलग अलग। और कौन सा मिनरल दिया? नाइट्रोजन के लिए कौन सा दिया? N14 टाइप का देते चले गए। शुरू में N15 दिया, अभी आगे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा तब बताऊंगा। N15 दे करके कई जनरेशन तक वही ग्रो कराते रहे। तो एक बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256 होते चले जा रहे हैं, लगातार है, बढ़ते जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल मैनर में। अल्टीमेटली पता चला कि जो बैक्टीरिया मैंने 2 से शुरू करी थी, जब वो लाखों बैक्टीरिया हो गई, अरबों बैक्टीरिया हो गई, तो उनमें सब में N15 ही था। मान के चले अब इनमें N15 है।
तो इनिशियल फेज में N15 यूज किया था और फिर इनको अब नॉर्मल N14 देना स्टार्ट कर दिया। जब नॉर्मल N14 देना स्टार्ट कर दिए तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये N14 है, रेड वाला कलर मान लेते हैं N14। ये दिया है भोजन इनको, बढ़िया सुंदर सा भोजन। कौन सा भोजन है? ये भोजन है N15 भोजन। ये मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा भोजन हो गया? N15। तो अब जिसको जैसा भोजन वैसा डेवलपमेंट। भैया आप जो खाओगे वो निकलेगा। आप मोमोज खाओगे, मोमोज यहाँ से पिंपल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, मोमोज के शेप के बढ़िया ऊपर बेहतरीन बना हुआ है, जैसा खाओगे वैसा मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स खाओगे बढ़िया स्किन ग्लो करेगी। N15 दोगे तो उनके जहां जहां पर भी नाइट्रोजन होता है, वो चाहे DNA हो वो चाहे प्रोटीन हो, हर जगह पे N15 रहेगा। और N14 दोगे तो जहां जहां भी नाइट्रोजन होगी अब वो N14 टाइप के होने लग जाएगी। तो इन्होंने अब N14 दिया। ए भाई ये गलत हुआ, ये क्या हुआ? N14 हुआ, N14 हुआ। तो अगर हम लोग देखें कि अगर वहां पर कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन हो रहा होगा तो यहां पर क्या होगा कि ये दोनों के दोनों DNA अगर कंजर्वेटिव होता तो ये कैसे होते? ये होते भाई N15 टाइप के, और जो नए बनते वो कैसे होते? N14 टाइप के ये होते। और अगर ऐसे बनते तो अगर इनको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते, सर समझ नहीं आ रहा है क्या होता है। अरे भाई एक ग्लास लो, उस ग्लास में मिट्टी डाल दो, छोटे छोटे कंकड़ डाल दो, मोरंग डाल दो और कस के नचा दो। क्या कर रहे हो आप? सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हो। छोड़ दो, नीचे कौन बैठेगा? पहले कंकड़ बैठेंगे, फिर मोरंग बैठेगी, फिर रेत भी डाल दिया था वो बैठी, फिर क्ले डाला था वो बैठी। क्या हो रहा है? ये कंकड़ था हैवी, कंकड़ की डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे बैठ गई। क्यों हुआ? सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो यहाँ पे आपने क्या किया? कंकड़ की डेंसिटी ज्यादा थी, इसके बाद मोरंग, इसके बाद रेत, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक डेंसिटी का ग्रेडियंट बन रहा है। इसी को बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा सर अगर सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर बैठेगा। बिल्कुल भाई यही बात है ये। ठीक, तो जरा देखते हैं हम लोग। चलिए भाई जरा तो देख लेंगे। ठीक है, ये बनाते हैं कॉलम यहां पे ऐसे, फिर इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, इसका इधर, 3 कॉलम बना दिया। ठीक है, हो क्या रहा है अब आप खुद ही सोचो। यहां पर 2 लेयर बनेगी भैया। जब कंकड़ और मोरंग दो चीज डालोगे तो 2 लेयर बनेंगी। दूर से आपको दिखेगा टेस्ट ट्यूब में, नीचे कंकड़ बैठ गए, ऊपर मोरंग बैठ गई। 2 लेयर, 2 बैंड दिखेंगे। एक जगह दिखेगा ये बैंड, बोलिए ग्रीन 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 हुआ जा रहा है, कुछ अलग कलर। मेरे पास और भी बहुत सारे कलर है, उन कलर का यूज करते हैं हम लोग। ये देखिए आप नजारा, एक बैंड ये बनेगा और दूसरा बैंड जो बनेगा थोड़ा ऊपर बनेगा। यही तो बनेगा, यहां बनेगा। हम लोग बोल सकते हैं जो हैवी होगा वो N15 वाला नीचे बनेगा और जो लाइट होगा वो N14 वाला ऊपर बनेगा। 2 बैंड बनेंगे भाई। इसमें सोचो क्या बनेगा। इसमें N15 भी है N14 भी है, दोनों है। ये क्या है? N14 और ये क्या है? N15, दोनों है। तो यहां पर N15 बनेगा कि N14 बनेगा? भैया ऐसे सोचो, ये 15-15 मिलकर 30 बना रहे थे, ये 14-14 मिलकर 28 बना रहे थे। यहाँ पर 28 वाला कुछ बैंड बनेगा और 30 वाला कुछ बैंड बनेगा। ऐसे सोच रहे नॉर्मल गणित लेके। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ पे 15-14-29 हो रहा है, 29। ना 28 है ना 30 है, 29 है, 29। मतलब दोनों के बीच में सर कहीं बन जाएगा, दोनों के बीच में यहां कहीं बनेगा। और ये कैसा बनेगा? N15 N14। सर इसको हाइब्रिड ही बोल दीजिए ना। हाँ बोल दे रहा हूं भाई, जैसी आपकी इच्छा, हाइब्रिड बनेगा ये। यहां पे सर कैसा बनेगा? यहां पर भी भाई देखो 15-14 मिले हुए हैं आपस में, यहां पर भी सर हाइब्रिड ही बनेगा। तो जो मिसेल्सन स्थाल थे उन्होंने
जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो उनको क्या मिला, उनको मिला पहली जनरेशन। पहली जनरेशन हम लोग इसको बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, फर्स्ट जनरेशन। ये हो गई आपकी F1, F1, ये क्या हो गई F1, F1। उस जनरेशन पे हाइब्रिड बैंड बने। तो हाइब्रिड बैंड मिलने से ये बात प्रूफ हो गई कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंजर्वेटिव तो नहीं होता है, क्योंकि उनको मिला था केवल एक ही बैंड, और अगर कंजर्वेटिव होता तो दो बैंड मिलते। तो पहली जनरेशन में क्लियर हो गया कंजर्वेटिव इज नॉट पॉसिबल। कई बार करके देखा, बार बार देखा, हर बार दो ही, हर बार एक ही बैंड आ रहा है जो N15 और N14 के बीच में कहीं बैठ रहा है। बोलो, हैवी और लाइट के बीच में बैठ रहा, कहाँ बन रहा, हाइब्रिड पे बैठ रहा। ठीक, इन्होंने कहा ऐसा करता हूं भाई, एक जनरेशन और बढ़ा के देखता हूं। तो ये तो भाई अभी गेम से ही निकल गए, इनको तो बिल्कुल घेराबंदी करके हटाओ यार, हटाओ, इनको हटाओ। अब इनकी बात करते हैं, इनकी एक जनरेशन और बढ़ाई भाई। अगर इनकी एक जनरेशन और बढ़ाओगे तो क्या होगा, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड है, पहले उनको सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करो। ये वाले येलो वाले कितने स्ट्रैंड हैं, दो हैं भैया, बना लेते हैं। एक येलो इससे अलग और एक येलो इससे अलग। रेड वाले कितने हैं, दो हैं। ठीक, रेड वाले कितने हैं, दो है भैया। एक रेड इससे अलग, एक रेड दूसरे वाले से अलग। किससे अलग, एक इससे अलग और एक इससे अलग रेड। अब बात समझो, आप सप्लाई क्या दे रहे हो बाहर से, आप क्या सप्लाई दे रहे हो, आप सप्लाई दे रहे हो N14, कैसा कलर का था, रेड, रेड। तो इसके सामने रेड बन जाएगा, इसके सामने रेड बन जाएगा, और जो पहले से रेड है उसके सामने भी रेड, क्योंकि बाहर से तो आप रेड ही दे रहे हो। आप पहले से क्या था, डजंट मैटर, आप अब क्या खाना शुरू करो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एक्सप्रेस करेगी। आपके पहले से कौन कमजोरी थी शरीर में, क्या दिक्कतें थी, क्या विकार थे, डजंट मैटर। आप अब क्या ले रहे हो उसको एक्सप्रेस होगा। पहले से तुम N14 थे, पहले से N14 15 दोनों थे, डजंट मैटर, मिल हमको N15 ही रहा है। अब क्या मिल रहा है, N15। ये देखिए, ये सिंबल, प्यारा सा सिंबल बनाया हम लोगों ने, ये देखिए N15 ही ले रहे हैं ना, तो जब N15 ले रहे हो तो N15 बनेगा। अरे सर एक बात ये बताइए कि अगर इसकी प्रोजनी आएगी तो क्या आएगी। चलिए अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे बैंड हम सोचे बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे बैंड देखें तो यहाँ पे ये दोनों हाइब्रिड बन रहे हैं, और ये दोनों लाइट बन रहे हैं। N14 को क्या बोला है, लाइट, N15 को क्या बोला है, हैवी। ये अब दो बैंड बनेंगे, है ना। अब बैंड अकेले नहीं है, बैंड के साथ बाराती भी आ गए, एक और आया, लाइट। लाइट बना तो ऊपर बैठेगा कि नीचे, ऊपर। एक बैंड और बनेगा, कौन सा, N14 टाइप का लाइट बैंड। बोलो भैया, बात समझ में आ रही। यहाँ पे दो बैंड बनने चाहिए, वो कंपटीशन से बाहर है। इन दोनों में जबरदस्त घमासान चल रहा है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। चलिए इनको जरा देख लेते हैं, इनका भी जरा भैया बात तो समझने की कोशिश कर ही ले, क्या है क्या चल रहा है। पहले जैसे था वैसे बनाते हैं। ठीक, इनके अगर हम लोग सोचे, जरा दिमाग लगाएं, ए मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा दिमाग लगाओ फिर से। इनको, इनकी जो थी F2 है, अब ये F2 आ रही है, इनमें भी F2 जनरेशन करवा रहा हूँ, सेकंड जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, F का मतलब फिलियल, ठीक है, फिलियल जनरेशन करा रहा हूँ। तो ये बन रहा है, बोलो ठीक है। क्या हो रहा है, हो ये रहा होगा कि जो येलो वाला है वो पेरेंटल है, यहां से ये वाला पेरेंटल, और जो रेड है, अब देखा जाए तो अब इसकी अगली जनरेशन आएगी तो पेरेंट ये हो गए, ये ग्रैंड पेरेंट हो गए। अब ये पेरेंट है, इनकी अगली जनरेशन में पेरेंट डिस्पर्सिव है, और पेरेंट को दिया क्या जा रहा है, कुछ रेड वाला कंटेंट दिया जा रहा है। तो अगली जनरेशन में रेड कंटेंट बढ़ेगा, रेड कंटेंट बढ़ेगा। क्या बनेंगे, चार स्ट्रैंड ऐसे, ऐसे चार बना लेते हैं हम लोग। ठीक, ये देखिए नजारा, देखिए आप कितना सुंदर। और इसी में जो पेरेंट शुरुआत वाला था ये, वो थोड़ा थोड़ा कहीं डिस्पर्स रहेगा। क्या पता चला कि सर अभी भी डिस्पर्सिव तो है, दोनों डिस्पर्सिव हैं,
लेकिन दोनों के डिस्पर्जन में थोड़ा सा तो भैया अंतर है। क्या अंतर है कि अब जो येलो का कंटेंट है वो लगातार कम होता चला जा रहा है और रेड वाला कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है। मतलब N15 गिवन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो ग्रेडियंट है, जो परसेंटेज है N14 का वो बढ़ता जा रहा है और N15 का घटता जा रहा है। मतलब सर समझ नहीं पा रहे, मतलब भैया इसमें देखो, इसमें दोनों में क्या है, 50-50 है। इसमें क्या है, N14 100% है। इसमें क्या है, N14 100% है। इसमें N14 कितना है, 50% N14, और N15 कितना है, 50%। दोनों में 50-50। इसमें क्या है, इसमें लगातार कम हो रहा है, अगली जनरेशन में और कम होगा। लेकिन बैंड कैसा बनेगा, हाइब्रिड ही बनेगा। N14 तो बोलोगे कि इसकी जनरेशन में N14 और N15 का हाइब्रिड बैंड बनेगा। कितने बैंड बनेंगे भैया, एक ही बनेगा। लेकिन जब मिशेल्सन स्थाल ने किया एक्सपेरिमेंट तो दो बैंड बने, दो बैंड बने, एक हाइब्रिड बना और एक लाइट बैंड बना, हैवी बैंड नहीं बना। बोलो भाई बात समझ आ रही। इससे यह प्रूफ हुआ कि डिस्पर्सिव भी नहीं होता है। तो दो बातें क्लियर हुई कि जो कंजर्वेटिव है वो खाली F1 में प्रूफ हो पाई, F2 जब कराया कंजर्वेटिव नहीं होता, ये बात केवल F1 में प्रूफ हो पाई, और डिस्पर्सिव भी नहीं होता, ये F2 में प्रूफ हो पाई। ए मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ आई। अगर इसकी एक और जनरेशन करा दे F2 से, ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जरा देख लो क्या बना था ये। ठीक है, ओके बॉस, चलिए देखते हैं। अगर इसकी एक और जनरेशन उठा लेते हैं हम लोग, क्या था इससे पहले, देखो जरा, 4 थे ये, 1 2, ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी भले व्यू कम आए, लेकिन जो देखे एक बार उसका जीवन पार हो जाए, जीवन में ये एक्सपेरिमेंट ना पढ़ना पड़े, या कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट हो, ठीक है, और समझ में आता हो तो अपने जैसे और बच्चों को भी भेज दिया करना। ज़्यादा बार बार कहेंगे भी नहीं, कर ही दोगे तुम लोग, बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अगर सोचो क्या हो रहा होगा, ठीक, क्या होगा यहाँ पे अगर यहाँ पर एक F3 भी लेके आए। खाने में क्या है, खाने में N14 है, खाने में क्या है, खाने में N14 है साहब। अब सोचो इससे कितनी जनरेशन बनेंगी। तो एक तो येलो वाला जो था वो पहले सारे, हम क्या कर रहे थे, सारे स्टैंड पहले सेपरेट करा लो, पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं। चलिए भैया, येलो अलग और 3 रेड अलग। रेड कितने, एक वहां से रेड अलग, एक यहां से रेड अलग, एक और रेड अलग, और एक और रेड अलग, 3 रेड अलग। टोटल 4 स्टैंड थे, एक येलो और 3 रेड। खाने में रेड ही है तो रेड के सामने रेड, हर कहीं रेड देते चले जाओ। ठीक, ऐसे ही नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है, 4 स्टैंड कुल है, एक और बाकी सब रेड। भाई ओ मेरे भाई देखो, बाकी सब 3 रेड। बोलो, अरे सर यहां पर भी अब 2 हाइब्रिड बनेंगे और 3 लाइट वाले बन जाएंगे। 3 का है 6 लाइट बन जाएंगे। हाइब्रिड कितने बनेंगे, 2। बोलो हो क्या रहा है यहाँ पे। अब बैंड अगर सोचो तो क्या बनेगा, अब बैंड बनेगा भाई, अब बैंड बनेगा, बैंड बनने वाला है कि हाइब्रिड का एक बैंड तो बनेगा ही बनेगा, हाइब्रिड का एक बैंड तो बनने ही वाला है। चलिए एक यहाँ पे हाइब्रिड बन जाएगा ऐसे, और लाइट बनेगा। तो सर ये तो पहले भी हो रहा था, अभी भी यही हो रहा है, एक हाइब्रिड बन रहा है और लाइट बन रहा है। तो ये तो पहले भी हो रहा था,
भैया ये सोचो, लाइट का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। पहले टोटल, अभी देखो 8 में 2 हाइब्रिड है और 6 लाइट है। इससे पहले जरा देखो भाई, इससे पहले वाली जनरेशन में बने आई तो थी, इसमें कितने थे? इसमें 4 है ना डबल स्टैंडर्ड, तो 4 में 2 हाइब्रिड है और 2 लाइट है डबल स्टैंड। इससे पहले वाली में देखो, यहाँ पे 2 ही थे, 2 में 2 हाइब्रिड है और लाइट 0 है, 0 लाइट है। यही तो है इस वाले में। ठीक, क्या पता चल रहा है सर? लाइट का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 100% हाइब्रिड था इस केस में, यहाँ पर इस वाले में क्या हुआ, 50% हाइब्रिड हो गया, 50% हाइब्रिड रह गया और 50% लाइट रह गया। इस वाले केस में 25% हाइब्रिड रह गया और 75% लाइट हो गया। मतलब ये जो बैंड लाइट वाला बनेगा वो और डेंस बनेगा। भैया जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो, ज्यादा रेत डालोगे तो ज्यादा मोटी लेयर बनेगी, कम रेत डालोगे तो कम लेयर बनेगी। यही कहानी यहाँ पर भी है। इस तरह से अगली जनरेशन में, और ऐसे ही अब आप लोग इमेजिन करके बताना कि इसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा। इसके नेक्स्ट जनरेशन में भी आप क्या करोगे? सिंपल आंसर बता तो रहा हूं, लाइट और डेंस होता जाएगा और हाइब्रिड और कम होता चला जाएगा। ये कहानी है। चलिए अब देख लेते हैं मैं लिख के क्या लाया था। सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डॉटर स्ट्रैंड डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए, इसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करता है। प्रपोज किया वाटसन क्रिक ने, प्रूफ किया, दोनों बात ध्यान रखना, बार बार गलत करोगे, मिशेल्सन और स्थाल ने। प्रपोज किया वाटसन क्रिक ने, प्रूफ किया मिशेल्सन स्थाल ने। क्वेश्चन ध्यान दे देना। सजेस्ट किया उन्होंने कि 2 पेरेंटल स्ट्रैंड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, 2 पेरेंटल स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड। 2 पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे 2 पेरेंटल स्ट्रैंड है। एक पेरेंटल स्ट्रैंड ये आया आपका, ठीक है, और एक पेरेंटल स्ट्रैंड ये आया। ये दोनों सेपरेट हो गए और ये एज अ टेम्पलेट की तरह काम करेंगे और इसके सामने नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, मॉडल ऑर्गेनिज्म इन्होंने ई कोलाई लेके चले थे। यूकैरियोट में विसिया फावा, जिसका कॉमन नेम बाकला है, टेलर ने 1958 में बतलाया। ये भी 1958 में ही था, बतलाया। क्या किया? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, जिसको T3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसका यूज किया था इन्होंने। चलिए, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए, एक्सपेरिमेंट पहले ही बता दिया उन्होंने क्या किया था। पहले कोई नॉर्मल ई कोलाई उठाई, ई कोलाई को मीडिया, कल्चर मीडिया ले लेते हैं, ऐसे कल्चर मीडिया है ये देखिए बढ़िया सुंदर सा। इसके अंदर ई कोलाई को, इसके अंदर खूब सारा न्यूट्रिएंट है और उस न्यूट्रिएंट में क्या डाल दिया था? N15, और उस बैक्टीरिया को बार बार ग्रो कराया। समझो, बैक्टीरिया अंदर डाली, ये बैक्टीरिया हो गई, ग्रो कराया। फिर यहां से बैक्टीरिया निकाल ली, एक अलग ही ऐसा फ्लास्क था, फिर उसमें डाली, फिर ग्रो कराया। कई जनरेशन तक ग्रो कराया। तो कई जनरेशन से ग्रो कराने से यह क्लियर हो गया कि अब उस बैक्टीरिया में केवल N15 ही है। क्यों? क्योंकि आप N15 दे रहे हो। शुरुआत N15 से हुई है, ध्यान रखना, N15 ही है। फिर अब क्या किया? अब फिर फाइनली इसको कई जनरेशन तक, मान लेते हैं N जनरेशन तक ग्रो करा दिया, और फिर अब उसके अंदर से फिर से थोड़ी सी बैक्टीरिया ली और एक नया वेसल में डाला, एक नए वेसल में डाला। ये देखिए, ओ नो, ये देखिए एक नए वेसल में डाला ऐसे, ठीक, और उसमें ग्रो करने के लिए डाल दिया। किसको? ये देखिए उसके अंदर अब क्या है? अब उसके अंदर N14 दे रहा हूं। अब आगे हमेशा N14 ही देंगे। N14 का मतलब नॉर्मल, और आ कौन रहा है? N15 लेके। अब उसको ग्रो कराए, ग्रो कराने में 18 से 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, 20 मिनट आपके डायग्राम में लिखा हुआ है, तो 20 मिनट मान के चलते हैं। 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से 2 बन जाती हैं, फिर अगले 20 मिनट में फिर ट्रांसफर कर दिया, फिर ट्रांसफर कर दिया, फिर, तो इस तरह से करते चले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या ग्रो किया बैक्टीरिया को N15 अमोनियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप में, देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू द मीडियम विद नॉर्मल। इसके बाद नॉर्मल NH4Cl में ट्रांसफर कर दिया। द वेरिएशन सैंपल्स वी आर सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर एक बार बोल रहा हूं,
फिर एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान दे दो, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, रेडियो आइसोटोपी नहीं है, ऑटो रेडियोग्राफी कुछ नहीं है ऐसा। सीजियम क्लोराइड बेड है, इस सीजियम क्लोराइड का बेड बना हुआ है, उसी का उसको सेपरेट करने में यूज किया जाता है इसको। प्रूव दैट द ईच रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड ऑफ पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड एंड द डॉटर डीएनए वाइल द सेकंड फ्रेशली सिंथेसाइज्ड। सारी बातें बता दिया, पढ़ के देख लेना, सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक, देख लो, ये आपके एनसीईआरटी की फोटो है, हम स्क्रीनशॉट लेके नकल करके ले आए। लिखा हुआ है बैक्टीरिया ग्रो इन N15, कई जनरेशन तक ग्रो कराया, एक बैंड बना, कैसा बना, हैवी बैंड, अभी प्रूफ करके दिखाया। 20 मिनट के बाद N14 में जब ग्रो कराया तो एक ही बैंड बना, N15-14 हाइब्रिड बैंड, और फिर से अगर कराया तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे फिर N14 में ग्रो कराया तो एक नया हाइब्रिड बैंड तो बना ही बना, साथ साथ लाइट बैंड भी आ गया। अब अगर एक और जनरेशन कराएंगे तो ये जो लाइट बैंड बन गया है, ये जो लाइट बैंड बन गया है वो और ज़्यादा डेंस होता चला जाएगा, और डेंस होता चला जाएगा। बस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, हमेशा लंबी रहेगी, शॉर्ट में समझना है, और चैनल भी बहुत सारे हैं जो शॉर्ट में समझाएंगे, फिर आप बुक से पढ़ोगे, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, कोई मतलब नहीं उससे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई बैक्टीरिया है जिसको 80 मिनट तक ग्रो कराते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 80 मिनट तक ग्रो करा रहे हैं, तो 80 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट है, और 80 मिनट का मतलब हो गया कितने जनरेशन, तो एक जनरेशन में 20 मिनट लगता है, दैट इज 4 जनरेशन तो ग्रो होंगे। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी, लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी जो है वो क्या रहेगा। तो समझो, पहले शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी N15 से, पहली जनरेशन में N15 N14 दोनों आए थे, अगली N14 का हाइब्रिड आया था, दूसरी जनरेशन, मतलब 20 मिनट चले गए, फिर 20 मिनट का टाइम दिया। अब क्या हुआ, N15-14 के एक बैंड था और दूसरा बैंड N14 और N14 का था, ये दोनों एक थे, ये दोनों एक थे, 1-1। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन आती है, फिर से इसको ग्रो कराया, कितनी देर, 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट। अब क्या था, याद करो, फिर N15 N14 के दो थे, N15 N14 के दो और N14 के दो, वो स्ट्रक्चर दिमाग में उतार लो, क्या ये दोनों दो हो गए। अगली जनरेशन फिर लेके आते हैं, ठीक है, अगली जनरेशन, या पीछे आप बैक करके देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, आराम से बात समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, फिर एक जनरेशन आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब क्या होता है, N15 N14 के दो ही थे, जबकि हाइब्रिड के दो रहे, जबकि लाइट के कितने हो गए, 6 हो गए। क्या पता चल रहा है, ये 2 ही रहे और ये 6 हो गए, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हाइब्रिड कितना हो गया, 8 में 2, मतलब ये 25%, और ये 8 में 6, मतलब ये 75%। तो लाइट 75% और हाइब्रिड कितने, 25%। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इन द मिश्रण स्थल, इसको करके आप, इसमें 60 मिनट का ही टाइम दिया हुआ है, ध्यान देना। तो अगर इसको पूछ रहा है तो इसका आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में, इसका कमेंट जो है, इसका आंसर जो है कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए देख लेता हूँ, जी हाँ, खत्म हो गया। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार उसको पढ़ लिया तो वो भी लाइफ टाइम के लिए छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।